यूके 24/7 न्यूज़ से मैं भूपेंद्र कंडारी। आज हमारे बीच में है गढ़वाल भापका माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैकुरी जी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनसे कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद कंडारी जी, आपका यूपी 24/7 का भी धन्यवाद। सर, आप इस समय भापका माले की तरफ से या वाम मोर्चा के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। जो चौथी विधानसभा चुनाव था और इस समय पांचवी विधानसभा चुनाव था, इसमें क्या क्या परिवर्तन आपको देखने के लिए मिले हैं इस बार? देखिए, चौथी विधानसभा और पांचवी विधानसभा के बीच में एक तो पहली बात तो ये कि विडंबना ये है कि पिछले 20-21 सालों में उत्तराखंड के जो सवाल हैं वो वैसे के वैसे हैं। वो पहली विधानसभा से, जैसे शिक्षा का सवाल, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, पर्वतीय कृषि का सवाल, जल जंगल ज़मीन पर लोगों के अधिकार का सवाल, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सवाल, तो ये चार जो विधानसभाएं बीती एक तरह से इन सवालों का हल करने में नाकाम रही। और इसलिए जब ये पांचवीं विधानसभा का चुनाव आया तो इसमें जो जिन दो पार्टियों के बीच में खास तौर पर सत्ता की अदला बदली होती है, उन दोनों पार्टियों ने जम करके पैसे और शराब का खेल खेला, क्योंकि बहुत कुछ कहने के लिए उनके पास था नहीं, बहुत कुछ बताने के लिए नहीं था। तो एक तरह से धन बल का प्रयोग और शराब का प्रयोग एक नए स्तर पर पहुंचा, एक बहुत ही खराब स्तर पर, बहुत ही भयानक स्तर पर पहुंचा। ये बेहद चिंताजनक बात है। जैसा कि आप लगातार छात्र हितों की मांग को उठाते हैं या आपका जन समस्याओं की मांग को आप लगातार सड़कों पर संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन आप हर बार, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कारण है कि आपको जिस प्रकार से आप संघर्ष करते हैं, उस प्रकार से आपके जो जन समर्थन है, वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाता है? हाँ, देखिए, इसके तो 2-3 पहलू हैं। एक तो चुनाव जिस तरह से हो रहा है या चुनाव जैसा होता है, तो चुनाव कोई येस नो गेम नहीं है कि कौन सही के पक्ष में खड़ा है, कौन गलत के पक्ष में खड़ा है, इसके आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। बल्कि चुनाव में बहुत तरह के फैक्टर्स, जिसका ज़िक्र मैंने अभी पहले भी किया, कि धन बल से लेकर के, शराब से लेकर के, और उसके अलावा भी बहुत संकीर्णताएँ, बहुत दूसरे तरह की संकीर्णताएँ चुनाव में हावी रहती हैं। तो एक तो ये जो हमारे जनमानस की लोकतांत्रिक चेतना है, वो बहुत उन्नत स्तर पर नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक संघर्ष ये भी है इसके साथ-साथ, चुनाव लड़ने के साथ-साथ, कि उस लोकतांत्रिक समझदारी को, उस लोकतांत्रिक चेतना को उन्नत किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा ये कि हमारी जो रीच है, जो पहुँच है लोगों तक, वो बढ़े, हमारा सांगठनिक दायरा बढ़े। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी रीच लोगों तक बढ़ेगी। तो क्योंकि हमको तो बात से ही लोगों को, अपने बात और अपने संघर्ष के ज़रिए ही लोगों को अपने साथ खड़ा करना है। तो जिसको चुनाव के बीच में भी मैंने कहा कि भाई, ये तो ऐसा संघर्ष है कि उधर पर्ची वाले हैं, शराब की पर्ची वाले, और उधर से पर्ची बँट रही है, इधर से पर्चा बँट रहा है। तो पर्ची और पर्चे के बीच का जो ये संघर्ष है, उसमें पर्चा की राह, वैचारिक पर्चे की राह तो थोड़ा मुश्किल है ही। तो उसमें निश्चित समय लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि लोग इस बात को समझेंगे, बदलाव की इस बात को समझेंगे कि उनको एक वैकल्पिक राजनीति की, जन संघर्षों की राजनीति की ज़रूरत है। इस बात को लोग समझेंगे, धीरे धीरे करके समझ भी रहे हैं। दरअसल आप जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी का उत्तराखंड में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कि जैसे आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उस पार्टी से रहे हैं, नागेंद्र सकलानी उस पार्टी से रहे हैं, कॉमरेड गोविंद रावत उस पार्टी से रहे हैं। कई सारी ऐसी शख्सियत हैं जो उस पार्टी से रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव के दौरान जो राष्ट्रीय पार्टियां आपके बारे में दुष्प्रचार करती हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आपने सही इंगित किया कि कम्युनिस्टों का इस राज्य के भीतर एक उनकी क्रांतिकारी एक विरासत है। कॉमरेड चंद्र सिंह गढ़वाली की विरासत, कॉमरेड नागेंद्र सकलानी की विरासत के वारिस हम हैं। और ये जो दुष्प्रचार का मसला है, तो दुष्प्रचार तो देखिए, उस ज़माने में भी, नागेंद्र सकलानी के ज़माने में भी दुष्प्रचार था, चंद्र सिंह गढ़वाली जी के ज़माने में भी दुष्प्रचार था। उनके बारे में तो क्या क्या नहीं कहा गया, उन पर व्यक्तिगत बहुत ही ख़राब किस्म के लांछन भी लगाए गए। लेकिन आज के दिन पर भी ये हकीकत है कि कॉमरेड चंद्र सिंह गढ़वाली इस प्रदेश में सबसे बड़े नेताओं में से सबसे बड़े नेता है, मैं ये मानता हूँ। तो ये जो दुष्प्रचार है, ये जो इस तरह की बात है, तो असल में मैं आपके ज़रिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई, जनता को, मेहनत करने वाले लोगों को तो हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हाँ, जिनका सब कुछ उल्टे सीधे धंधों पर टिका हुआ है, जिनकी सारी समृद्धि का आधार उल्टे सीधे धंधे हैं, तो निश्चित ही उनको अगर हमसे भय लगता है तो उनको होना चाहिए हमसे भयभीत। ये हमारी राजनीति की सफलता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में मैं व्यक्तिगत रूप से कई सारी विधानसभाओं में घूमा, जहां पर मैंने देखा कि राष्ट्रीय दलों ने बहुत ज़्यादा धन बल का प्रयोग किया। ऐसे में जो आप जैसी छोटी पार्टियां, बड़ी छोटी पार्टियां तो क्या, लेकिन जिनका थोड़ा सा धन बल उतना ज़्यादा नहीं है, ऐसे में आप राष्ट्रीय पार्टियों से किस प्रकार से आपको दिक्कतें आई या किस प्रकार की आपका रहा है? पिछले चुनावों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ा, और इसको भी लेकिन लोगों ने देखा, लोग इस बात को समझ रहे थे। और एक तरह से वो पूरी प्रशासनिक मशीनरी का भी फेलियर है, इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, जहां वो हमसे सारे चुनाव भर इस बात पर बहस कर रहे थे कि नहीं आपकी गाड़ी में तो ज़्यादा पर्चा क्यों जा रहा है, आपकी गाड़ी में पोस्टर क्यों जा रहा है, और वहाँ शराब गांव-गांव पहुँच रही है, पैसा गांव-गांव पहुँच रहा है, कोई एक आदमी कहीं रोकने के लिए नहीं था। तो ये तो प्रश्न उस पूरी मशीनरी पर है। लेकिन इसके बीच में इसको अगर कोई रोक सकता है, इस धन बल की राजनीति को, ये जो शराब की राजनीति है, तो ये तो लोगों के ज़रिए ही रुकेगी। और हम ये विश्वास करते हैं कि लोग इस दिशा में खड़े होंगे निश्चित ही, कि ये समझेंगे कि असल में ये जो पैसा बहाया जा रहा है कोई जनता के हित के लिए नहीं बहाया जा रहा है, कि हम आपको भ्रष्ट बना करके भी आपका हित करना चाहते हैं, हम आपके नौजवान बच्चों को शराबी बना करके भी आपका हित करने के लिए आपके नौजवान बच्चों को शराबी बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि लोग ही इसको रोकेंगे। जैसा कि आपके बारे में लोग कहते हैं कि इंद्रेश मैखुरी बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत है, जनहितों की बात करते हैं, लेकिन पार्टी जो है उन्होंने गलत चुन ली है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये जो है ये सवाल घूम फिर कर के आता रहता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, देखिए मैंने कई लोगों से कहा कि मैं, कोई भी आदमी वो जैसा होता है तो उसके बनने में वो जहाँ होता है उसका योगदान होता है। मैं अगर ऐसा हूँ, मैं अगर जनता के संघर्षों में उतरता हूँ, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की चेतना है जो मुझको ये समझ देती है कि नहीं, गलत के खिलाफ अकेले भी हो तो लड़ पड़ना है, सच के पक्ष में अकेले भी हो तो लड़ पड़ना है। ये चेतना कोई मैं अपने घर से नहीं लेकर के आया, ये मुझको कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया। पिछले 20-21 सालों का मेरा कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ाव है, और उस पार्टी ने मुझको ऐसा बनाया। जिन पार्टियों ने पिछले 20-21 सालों में इस उत्तराखंड को तबाह कर दिया, इस पूरे उत्तराखंड को लूट लिया, क्या वो सही पार्टियां हैं? जो इस उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं, क्या वो सही पार्टियां हैं? तो उन पार्टियों के मुकाबले तो हमारी पार्टी ज़्यादा सही है, जो जनता के हक में, जनता के पक्ष में लगातार खड़ी है। जैसा कि आप इसमें कर्णप्रयाग विधानसभा से भाकपा माले के प्रत्याशी रहे हैं और आप जनता के बीच गए हैं, जनता के बीच अपनी बात रखी है, तो आपको जो आपका लोकल स्थानीय लेवल पर जो जनता का आपको किस प्रकार से समर्थन मिला या कितना समर्थन मिला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादातर जगहों पर अधिकांशतः लोगों का बहुत समर्थन, बहुत स्नेह, और न केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर भी प्रदेश के तमाम हिस्सों से वो मुझको समर्थन मिला। चुनाव में लोगों ने जम करके चंदा भी हमको दिया। और इस बार मैं आपको बताऊं कि मैं तो चूँकि चुनाव में समय इतना कम था, तो मैं किसी एक व्यक्ति से नहीं कह पाया कि नहीं मुझको चुनाव के लिए सहयोग करना, लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़े पैमाने पर लोगों ने सहयोग किया। तो वो सहयोग भी चूँकि यही समाज तो दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस समाज से को ये बात समझ में आती है कि नहीं, इस तरह की राजनीति की ज़रूरत है। तो वो अपार स्नेह, तमाम तरह के लोग, जिसमें नौजवान लड़कों से लेकर के 18-20 साल के नौजवान लड़कों से लेकर के और 72 साल के बुज़ुर्गों तक लोग हमारे चुनाव अभियान में अपने आप आए, अपने आप जुड़े और अपने आप निरंतर प्रयास करते रहे। तो इस तरह का समर्थन लगातार मिलता रहा, और इसके लिए मैं उन सभी लोगों का, जिन्होंने जो चुनाव प्रचार के अभियान में किसी न किसी रूप में हमारा सहयोग करते रहे, उस अभियान के साथ हुए। फेसबुक पर लोगों ने बहुत लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा, इतना कि वो लास्ट क्लास तक आते हैं तो चुनाव के दबाव में मैं बहुत सारे लोगों का लिखा हुआ शेयर भी नहीं कर पाया, तो उतने लोगों ने लिखा। आर्थिक सहयोग जिन्होंने दिया, तो उन सारे लोगों का जो हमारे अभियान में किसी न किसी रूप में जुड़े, उन सबका भी मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड राज्य बनने में एक प्रमुख मांग थी कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लगा हुआ तो पहाड़ी जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो ये भी कहा गया था कि उत्तराखंड राज्य की जो पहाड़ राजधानी होगी वो पहाड़ में स्थित होगी। लेकिन राज्य बनने के इतने साल बाद भी भाजपा और कांग्रेस ने इस विषय पर मौन है, और आपका क्या कहना है इसमें? ये आपने सही कहा कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के समय, चूँकि हम एक पर्वतीय प्रदेश मांग रहे थे,
अपनी विशिष्ट विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, अपनी अलग तरह की सांस्कृतिक स्थितियों के अनुरूप हम एक अलग पर्वतीय प्रदेश की मांग कर रहे थे और इसीलिए सोचा गया कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनना चाहिए, जो कि एक तरह से उन पहाड़ी दोनों मंडलों के बीच में होती। और इससे लोगों ने ये भी सोचा कि जो गढ़वाल कुमाऊं का विभाजन यहाँ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए पैदा किया गया है, वरना कोई विभाजन है नहीं, दोनों तरफ एक ही जैसी स्थितियां हैं, लेकिन जो क्षुद्र राजनीति ने ये विभाजन पैदा किया तो उसको भी वो गैरसैंण राजधानी उसको ख़त्म करती, उस बंटवारे को भी। लेकिन पिछले 20-21 सालों में कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने यहाँ उस सवाल को लगातार पीछे धकेलने की कोशिश, लेकिन सरकारों का ये इरादा नहीं है कि उनको गैरसैंण जाना है। उनको यहाँ देहरादून में सरल लगता है, सुगम लगता है, इसलिए उन्होंने लगातार इस मांग को पीछे धकेला। हमारा जो पुनर्गठन विधेयक था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, उसमें राजधानी के नाम पर कहीं कोई शब्द नहीं लिखा हुआ था। तो तब देहरादून कहाँ से आया? तो देहरादून ऐसे आया कि अगस्त 2000 में जब राज्य बनने का फैसला हो गया, तो अगस्त 2000 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक डीओ लेटर भेजा और उसमें कहा कि जब तक उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का फैसला नहीं हो जाता, तब तक देहरादून अस्थायी राजधानी रहेगी। तो ये जो अगस्त 2000 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी, उसके आधार पर देहरादून कायम है। और एक तो ये जो सवाल इसमें, इसका एक पहलू है कि भाई ये स्थायी राजधानी नहीं है, अस्थायी राजधानी। तो अस्थायी राजधानी में विधानसभा स्थायी, मुख्यमंत्री आवास स्थायी, राजभवन स्थायी, सचिवालय स्थायी। तो ये स्थायी निर्माण कार्य किए किसने? तो पहले तो उन सारे लोगों से, अस्थायी राजधानी में स्थायी निर्माण करने वालों से पैसे की वसूली होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। और उसके अलावा गैरसैंण में जो वो कर रहे हैं, तो विधानसभा का एक सत्र करेंगे, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। हालांकि जिन्होंने ग्रीष्मकाल की घोषणा की, उसके बाद ग्रीष्मकाल आया ही नहीं उनके हिसाब से। तो ये जो लोकतंत्र के नए राजा हैं, इनको भी ग्रीष्मकाल में अलग राजधानी चाहिए, शीतकाल में अलग राजधानी चाहिए। 13 जिलों के छोटे से राज्य में 2 राजधानी होगी। ये अपने आप में जनता के धन की बर्बादी है। और सिर्फ 2 राजधानी नहीं होगी, 3 विधानसभा बनाएंगे। एक ये रिस्पना पुल पर जो है, एक भराड़ीसैंण में है और एक रायपुर में बनाने की तैयारी है। वहाँ वो तैयारी है, उसको भी आरटीआई में दस्तावेज हमने हासिल किए जो बताते हैं कि किस तरह से वहाँ भी एक बनाने की तैयारी है। तो एक तरह से राजधानी के नाम पर जनता की भावनाओं का दोहन करके लूट है। और उसके बस इसमें आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि और उसके बीच में जो जनता का उस गैरसैंण राजधानी के प्रति भाव है, वो उसमें भी एक निरंतरता है। वो निरंतरता है, इसलिए सरकारें डरती हैं और इसलिए वो उस बात को नहीं कहना चाहती कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे। उत्तराखंड में एक प्रमुख समस्या है, वो है आपका बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी भौगोलिक भाग है, उसमें भारी उद्योगों का स्थापित होना थोड़ा सा टफ है। इसमें जो सरकारी सेवाओं में है, यहाँ के युवा अपने भविष्य को संवारने की सोचते हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने इस दिशा में कोई खास काम नहीं किया है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? रोजगार तो एक हमारा प्रमुख सवाल है, था, और अलग उत्तराखंड राज्य की बात कहने में भी रोजगार की बात एक बहुत ज़रूरी बात, उसका पार्ट थी। लेकिन पिछले 20-21 सालों में इस रोजगार के सवाल पर निरंतर ही सरकारें छलावा करती रही हैं और इसीलिए ये हो रहा है कि भाई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है। आज देखिए तो प्रदेश में 56,000 के करीब हैं सरकारी पद जो खाली हैं, लेकिन उन पर स्थायी नियमित नियुक्ति का रास्ता सरकार नहीं खोल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे 2019-20 में, उन्होंने कहा कि 2019-20 रोजगार वर्ष होगा और रोजगार वर्ष में 25,000 नई नियुक्तियां करेंगे। फिर वो चले गए। फिर पुष्कर सिंह धामी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 22,000 पदों पर नियुक्ति करने का फैसला लिया। तो 19-20 में वो 25,000 कर रहे थे, ये 22,000 पर फैसला ले रहे थे। और ज़्यादातर नियुक्तियों में वो घपले घोटाले की बुनियाद तो 2002 से रख ली गई थी। यहाँ भी फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के और वन दरोगा तक तमाम भर्तियों में इस तरह की स्थिति हुई। तो एक तो ये सरकारी जो ये व्यवस्था है कि भाई उपनल के जरिए नियुक्ति करेंगे, ठेके की नियुक्ति करेंगे, अतिथि शिक्षक बनाएंगे, ये जो पूरी प्रणाली है ये बेरोजगार नौजवानों के साथ छल है। इसको बंद होना चाहिए, स्थायी और नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। एक
दूसरा, जितने यहाँ उद्योग लगे, जो सिडकुल के तहत उद्योग लगे, उन उद्योगों में हमारे नौजवानों का जम करके शोषण हुआ। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में 12-12, 18-18 घंटे नौजवान लड़कों से काम करवाया जाता है। किसी तरह का श्रम कानून नहीं, किसी तरह के अधिकार उनके नहीं। तो ये जो प्रणाली है, ये भी बंद होनी चाहिए और रोजगार के वैकल्पिक उपाय, वैकल्पिक इंतज़ाम, रोजगार सृजन के नए रास्ते भी निश्चित ही खोलने की ज़रूरत है। उस दिशा में बहुत गंभीरता के साथ सोचने की ज़रूरत है। 10 मार्च को आपका परिणाम आना है। आप क्योंकि कर्णप्रयाग विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, अपने परिणाम को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, विधानसभा का चुनाव का परिणाम आना है और परिणाम को लेकर के इस रूप में मैं आश्वस्त हूँ कि निश्चित ही जनता का स्नेह, जनता का प्रेम, जनता का वोट भी बढ़ी हुई संख्या में, बड़ी तादाद में मुझको मिलेगा, हमारी पार्टी को मिलेगा, प्रदेश में वामपंथी उम्मीदवारों को भी मिलेगा। और निश्चित ही ये जो भी वोट होगा, ये आने वाले समय में जनता की नई लड़ाइयों, जनता के नए संघर्षों में हमको ऊर्जा प्रदान करेगा, हमको ताकत प्रदान करेगा, ये हमारा विश्वास है। हमारी इस तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे भाकपा माले के गढ़वाल सचिव तथा कर्णप्रयाग विधानसभा से भाकपा माले के प्रत्याशी कॉमरेड इंद्रेश मैखुरी जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।